स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्पेशल कॉमर्स क्लासेस विद गीता मैम में, जिसमें हम करते हैं +2 कॉमर्स के लिए बोर्ड के क्वेश्चंस की तैयारी। आज की जो वीडियो है वो डिमांडेड है, ठीक है। किसी सब्सक्राइबर का जो एग्ज़ाम है वो है 15 मार्च का, तो उनकी डिमांड पे ये वीडियो आई है। और ये डी के गोयल सर की बुक में से हम MCQ करेंगे और साथ में हम एक्स्ट्रा MCQ भी करेंगे। तो आज की जो वीडियो +2 कॉमर्स के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो बिल्कुल लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ। और हाँ, अगर आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है तो एक और चैनल है मेरा, गीतास कॉर्नर #कॉमर्स, जिस पे जाके आप बहुत अच्छे से डिटेल में क्वेश्चंस कराए गए हैं। और अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा भी विजिट कर सकते हैं और वहाँ से सारे नोट्स आप ले सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग ऑफ। देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो तैयार किया जाता है कौन सी, लॉन्ग रेंज के लिए, मीडियम रेंज के लिए, शॉर्ट रेंज के लिए, वेरी लॉन्ग रेंज के लिए, या तो शॉर्ट रेंज के लिए, ठीक है ना। एक साल के लिए बनता है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो अल्प अवधि वित्तीय नियोजन के लिए बनाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोकड़ का स्रोत है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोर्स ऑफ कैश। सोर्स ऑफ कैश हमें निकालना है कि कैश जो है वो कहाँ से आ रहा है फर्म के पास। ये आंसर हो जाएगा सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर ₹8,000। 10,000 का माल जब बिकेगा कि 8,000 में, तो बेशक ये लॉस पे जा रहा है, लेकिन ये हमारा क्या है, सोर्सेज ऑफ कैश है। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, ये हमारे कैश के सोर्सेज नहीं है। और सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज फॉर कैश, ये भी नहीं, क्योंकि ये सारे कहाँ जाते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोर्स ऑफ कैश। कैश का सोर्स जो है वो कौन सा नहीं है। देखिए, कैश का सोर्स कौन सा नहीं है, परचेज ऑफ मशीनरी, क्योंकि ये कैश की एप्लीकेशन है, ये सोर्स नहीं है। सोर्स क्या होता है, जहाँ से कैश आ रहा है फर्म के पास, लेकिन परचेज जब करेंगे तो कैश चला जाएगा, तो ये सोर्स नहीं है। बाकी इश्यू ऑफ शेयर करेंगे तो कैश आएगा, ये भी सोर्स है। सेल ऑफ एसेट करेंगे तो भी कैश आएगा, और डिविडेंड रिसीव करेंगे तो भी कैश आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन ऑफ कैश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा रोकड़ का उपयोग नहीं है। रोकड़ का उपयोग मतलब जहाँ से कैश जा रहा है, ठीक है, जा रहा है, वो जा रहा है, इनमें से कौन सा नहीं है। कि इंक्रीज इन बीपी, एप्लीकेशन ऑफ कैश। इंक्रीज इन बीपी का मतलब कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हम क्या करते हैं, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में जिस चीज़ से हमें नुकसान हो रहा है उसको हम प्लस कर देते हैं, और जहाँ से हमें फ़ायदा हो रहा है वो माइनस कर देते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन में क्या जाएगा, जो हमारा नुकसान है वो। इंक्रीज इन डिबेंचर और इंक्रीज इन इन्वेंट्री, सॉरी, जो हमें माइनस करना है। देखिए, जब डिबेंचर इंक्रीज होते हैं और इन्वेंट्री इंक्रीज होती है, प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं, तीनों ही करंट एसेट इंक्रीज हो रही हैं, तो ये हमें माइनस करनी होती है। और ये इंक्रीज इन बीपी ये हमारा नुकसान, और इसे हमें प्लस करना होता है। तो वो तीनों एप्लीकेशन है, लेकिन ये हमारा सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कंसिस्ट ऑफ। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्या आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो आता ही आता है, साथ में करंट एसेट का इंक्रीज डिक्रीज और करंट लायबिलिटीज़ का इंक्रीज डिक्रीज भी आता है, तो ऑल ऑफ द वो आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट विच विल बी एडिड टू नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में क्या ऐड कर दिया जाएगा जब भी हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ, इसको भी हम प्लस करते हैं, डेप्रिसिएशन को भी, और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट को भी, क्योंकि ये सारी नॉन कैश आइटम्स हैं, इसलिए इन सभी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऐड कर दिया ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कैलकुलेट करते टाइम नेट प्रॉफिट में वापस से ऐड कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट विच विल बी एडिड टू नेट प्रॉफिट, क्या ऐड किया जाता है, इंक्रीज इन जनरल रिजर्व को, ठीक है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट को माइनस किया जाता है, इंटरेस्ट रिसीव को भी माइनस किया जाता है, और इसे फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिख दिया जाता है। रिफंड ऑफ टैक्स को भी माइनस किया जाता है। प्लस किसको करेंगे, जनरल रिजर्व को ही प्लस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी विच विल बी डिडक्टेड। अब लेस क्या किया जाता है, देखिए मैंने क्या बताया अभी स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में, कि जिस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है वो हमें माइनस करना है, और जिस चीज़ से हमें नुकसान हो रहा है वो प्लस करना है। तो इन्होंने कहा कि क्या हमें माइनस करना है, माइनस जिससे फ़ायदा हो रहा है। फ़ायदा किससे हो रहा है, देखिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस डिक्रीज होगा, एसेट डिक्रीज होगी तो ये नुकसान है। ट्रेड पेएबल इंक्रीज हो रही है, ये भी नुकसान है, क्योंकि हमारी करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। और डिक्रीज इन करंट TR, ये हमारे TR करंट एसेट डिक्रीज हो रही है, ये भी हमारा नुकसान है, ठीक है। ये जो नुकसान है ये तीनों प्लस करने हैं। अब माइनस क्या करना है, जो फ़ायदा है। फ़ायदा क्या है, TR इंक्रीज हो रही है, करंट एसेट इंक्रीज हो रही है, इसको हमें प्लस करना है।
सॉरी माइनस करना है, TR इंक्रीज हो रही है, इसको माइनस करना, और इस ये हमें छांटना था कि कौन सा हमें डिडक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी विच विल बी एडिड। अब ऐड क्या करना है, क्या ऐड करते हैं जिससे नुकसान हो रहा हो, इंक्रीज इन क्रेडिटर, अगर लाइबिलिटी बढ़ेगी तो वो नुकसान वाली बात है, वो प्लस करना है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी विल डिक्रीज ड्यू टू, किसके कारण डिक्रीज हो जाती है, देखिए डिक्रीज किससे होती है, जिससे फायदा हो रहा हो, फायदा किससे हो रहा है, करंट एसेट बढ़ेगी तो भी फायदा है, करंट लायबिलिटी घटेगी तो भी फायदा है, तो बोथ ए एंड बी पे हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट है रोकड़ प्रवाह विवरण के विषय में कौन सा असत्य है। अब हमें एक रॉन्ग स्टेटमेंट को छांटना है। देखिए इट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट्स ऑफ एन एंटरप्राइज, ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें पता लगता है कि कैश कहाँ से आया और कहाँ पे चला गया है। इट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। इट एक्सप्लेन्स द डेविएशन ऑफ कैश फ्रॉम अर्निंग्स, ये है ना नकद की, यानी कि आय की, अपने ये अपनी अर्निंग्स की, आय की कैश के साथ, नकद के साथ भिन्नता को बताता है कि ये दोनों अलग अलग चीज़, ये भी ठीक है। गलत स्टेटमेंट कौन सी है, इट रिकन्सिल्स एंडिंग कैश बैलेंस विद द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, देखिए इसके लिए बनती है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, तो ये वाली स्टेटमेंट पे हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट है द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो क्लैरिफाइज कैश फ्लोज अकॉर्डिंग टू, ये जो रोकड़ प्रवाह विवरण है, रोकड़ प्रवाह को किसके रूप में प्रकट करता है, ये तीनों एक्टिविटीज आ जाएंगी इसमें, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज। नेक्स्ट है एन एग्जांपल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का एग्जांपल छाटना है। देखिए परचेज ऑफ ओवन डिवेंचर फाइनेंशियल एक्टिविटी, सेल ऑफ फिक्स एसेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल फाइनेंशियल एक्टिविटी, तो ऑपरेटिंग क्या बच गई, इंटरेस्ट पेड ऑन टर्म डिपॉजिट बाय ए बैंक, ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी बच गई है। एन एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का एग्जाम्पल छाटना है। अब जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के नहीं है, पहले एक बार वो देखते हैं। सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इश्यू ऑफ डिवेंचर हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटी में आ जाएगा। कैश रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, क्योंकि किसी भी बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज का जो ट्रांजेक्शन है वो चलता है, तो ये कैश रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आ जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का एग्जांपल छाटना है। इश्यू ऑफ शेयर्स हमारे फाइनेंशियल एक्टिविटी है, परचेज ऑफ मशीनरी हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट भी हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एंड परचेज ऑफ इन्वेंट्री फॉर कैश ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जांपल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग का एक एग्जांपल छाटना है भाई। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज, ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग है, इन्वेस्टिंग में क्या जाएगा, इन्वेस्टमेंट वाली बात आ जाएगी। इश्यू ऑफ डिवेंचर फाइनेंशियल की है, रिपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स ये भी फाइनेंशियल, और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो इन्वेस्टिंग चार्टनी, इन्वेस्टिंग है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज। नेक्स्ट है एन एग्जांपल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कौन सा है, यहाँ पे भी हमें एग्जांपल छाटना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, तो देखिए पेमेंट ऑफ कैश फॉर परचेज ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट ही हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आती है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में फिक्स एसेट से रिलेटेड सेल परचेज ही आता है, वहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव और रेंट रिसीव भी आता है। बाकी कैश की सेल है ये ऑपरेटिंग आ गई, कमीशन रिसीव ऑपरेटिंग, डिविडेंड पेड ये हमारा फाइनेंशियल में आ जाएगा। एन एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी का एक एग्जाम्पल है पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ये हमारा फाइनेंस से रिलेट होता है। अब बाकी रिसिप्ट ऑफ डिविडेंड ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एंड परचेज ऑफ फिक्स एसेट ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बाकी एग्जाम्पल्स को भी ध्यान से सुनना है, क्या बता रही हूँ, क्या इन्वेस्टिंग है क्या फाइनेंशियल है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। किसी क्वेश्चन में जैसे पूछा हुआ कि बताओ इसमें से कौन सा नहीं है, तो और आगे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बताओ इनमें से कौन सा है, कौन सा फाइनेंशियल एक्टिविटी का एग्जाम्पल है, कौन सा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का एग्जाम्पल है, फिर कौन सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी का एग्जाम्पल कौन सा है, कैश रिसिप्ट फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स, शेयर डिवेंचर यानी कि लॉन्ग टर्म से लंबे टाइम के लिए जहाँ से हमें पैसा मिलता है, या फिर हम अगर हम शेयर्स को इशू करते हैं, रिडीम करते हैं, इसी तरह डिवेंचर इशू किए जाते हैं, रिडीम किए जाते हैं, सॉरी शेयर को रिडीम नहीं किया जाता, वहाँ पे हम सेल की जाती है, सॉरी कंपनी अपने शेयर्स को बाय बैक कर लेती है, ठीक है, शेयर डिवेंचर की बात आ जाती है अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटी में, तो ये भी हमारा फाइनेंशियल एक्टिविटी में आ जाएगा। सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट वाली बात तो लिखते ही नहीं है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इंटरेस्ट रिसीव भी हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए मशीन हुज ओरिजिनल कॉस्ट इज 40,000 हैविंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 12,000, एक मशीन है 40,000 की, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा 12,000 का, 40 में से 12 गए, ठीक है, 28,000 की मशीन बच गई थी और बेच दिया 34,000 में। देन वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट इट्स इफेक्ट ऑन कैश फ्लो विल बी, कैश फ्लो पे क्या असर आएगा। देखिए प्रॉफिट या लॉस को तो हम लिखते ही नहीं है, कैश फ्लो की इन्वेस्टिंग में अब हमारा क्या आ जाएगा, इन्वेस्टिंग में हम सिर्फ 34,000 की कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ जाएगी, क्योंकि सेल की है तो कैश आया है, कैश फ्लो। अगर परचेज करते तो यहाँ पे कैश यूज्ड आ जाता, तभी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ जाएंगी 34,000 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख व रिडीम्ड एट ए प्रीमियम ऑफ 5% वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट इट्स इफेक्ट ऑन कैश फ्लो विल बी। अब कैश फ्लो के ऊपर क्या असर आएगा। देखिए प्रीमियम के साथ हमने रिडीम्ड किए हैं तो जितना कैश किया है वो सारा ही लिखेंगे। 2 लाख का 5% 10,000, यानी कि टोटल हो गया 2,10,000 कैश यूज्ड फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी, हमारा आंसर आ जाएगा। इफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज 40,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर एंड 48,000 एट द एंडिंग ऑफ ईयर, स्टार्टिंग में गुडविल है 40,000 और एंडिंग पे है 48,000, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट करते टाइम इस बात को हम कैसे लिखेंगे। देखिए राइट ऑफ कर देते तो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस कर देते, लेकिन अभी क्या हो रहा है, परचेज ऑफ गुडविल हो रहा है, तो परचेज ऑफ गुडविल हो रहा है तो ये इन्वेस्टिंग में चला जाएगा, और कैश यूज्ड परचेज करें तो कैश चला जाएगा। 8,000 हमारे कैश यूज्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे आ जाएगा, इस पर हम टिक कर देंगे 8,000 के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू डील इंक्रीज इन द बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस जब इंक्रीज होता है तो इसे हम कहाँ लिखते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के अंदर, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम कब बनता है, जब कंपनी अपने शेयर को प्रीमियम पे इशू करती है, तो ये फाइनेंशियल एक्टिविटी में आ जाएगा। नेक्स्ट है, फाइन गारमेंट्स लिमिटेड इज एंगेज इन एक्सपोर्ट ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स, एक फाइन गारमेंट कंपनी है जो कि एक्सपोर्ट करने यानी कि निर्यात वाले काम में लगी हुई है। बने बनाए कपड़े रेडीमेड गारमेंट्स को वो बाहर निर्यात कर रही है, बाहर भेज रही है, आउट ऑफ कंट्री। द कंपनी परचेज ए मशीनरी, अब कंपनी ने एक मशीनरी परचेज करी है 10 लाख रुपीज़ की फॉर द यूज इन पैकेजिंग ऑफ सच गारमेंट्स। कैश फ्लो ड्यू टू द परचेज ऑफ मशीनरी विल बी कैश फ्लो फ्रॉम, कहाँ जाएगा, सिंपल सी बात है, परचेज करी एक मशीनरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में चला जाएगा। नेक्स्ट है, ए कंपनी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ रिटेलिंग ऑफ 2 व्हीलर्स, क्या इन्वेस्ट करें 50 लाख इन द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अब कंपनी ने क्या करे हैं, कहीं पे इन्वेस्ट करे हैं, इन्वेस्ट करें हैं तो सिंपल बात है कि वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। और डिविडेंड रिसीव तो हमारा आता ही इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में है, डिविडेंड पेड करेंगे तो फाइनेंशियल एक्टिविटी में आ जाएगा, लेकिन डिविडेंड रिसीव करेंगे तो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू ट्रीट पेमेंट ऑफ डिविडेंड। पेमेंट ऑफ डिविडेंड कहाँ चली जाएगी, फाइनेंशियल एक्टिविटी में चली जाएगी। ये बातें बहुत ध्यान रखनी है। रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव तीनों ही हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है, लेकिन जब पेमेंट की बात आती है तो फाइनेंशियल एक्टिविटी में चले जाएंगे पेड इंटरेस्ट और अपना ये डिविडेंड इंटरेस्ट, डिविडेंड पेड। हाउ विल यू ट्रीट बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट को कहाँ लिखते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट को पहले हम ऐड करते थे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में माइनस बैलेंस के रूप में, लेकिन 2013 के बाद से बैंक ओवरड्राफ्ट को कहाँ पे शामिल किया गया है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल यू शो परचेज ऑफ गुडविल। परचेज ऑफ गुडविल पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। हाउ विल यू ट्रीट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की पेमेंट फाइनेंशियल एक्टिविटी में। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार कैसे लैंग्वेज चेंज कर करके सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड कहाँ आएंगे, हमारे फाइनेंशियल के अंदर आएंगे, लेकिन रिसीव करने की बात आती है तो ये इन्वेस्टिंग के अंदर आ जाते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड, interest received by a finance company is classified under which kind of activity while preparing a cash flow statement। इंटरेस्ट रिसीव्ड को हम वैसे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग के अंदर लिखते हैं भाई इंटरेस्ट रिसीव को, लेकिन इंटरेस्ट किस कौन रिसीव कर रहा है, फाइनेंस कंपनी। अब उनका तो काम है, ये ऑपरेशन है उनका, तो ये इसलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ जाएगा, ठीक है। अगर कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कहीं और कर रखी होती, वहाँ से इंटरेस्ट आता तो वो आ जाता हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, लेकिन अभी कंपनी का काम ही फाइनेंस का है, तो अगर फाइनेंस वाली कंपनी इंटरेस्ट रिसीव करेगी तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। स्टेट वेदर कैश डिपॉजिट इन बैंक विल बी क्लासिफाइड अंडर व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी। देखिए कैश डिपॉजिट हुआ है बैंक के अंदर, तो यहाँ से कोई कैश फ्लो होता ही नहीं है, ना ऑपरेटिंग, ना इन्वेस्टिंग, ना फाइनेंसिंग। मेंशन द नेट अमाउंट ऑफ सोर्स और यूज व्हेन ए फिक्स एसेट, बुक वैल्यू थी 15,000 की और वो 5,000 के लॉस पे गई है। देखिए बुक वैल्यू 15,000, लॉस आया 5,000 का, यानी कि 10,000 पे जो है वो हमारी फिक्स एसेट गई है, तो ये सोर्स हो जाएगा। कैश हमारे पास आया है 10,000 का, तो 10,000 सोर्स वाले पे हम अपना टिक कर देंगे।
नेक्स्ट, डिविडेंड पेड बाय ए ट्रेडिंग कंपनी इज क्लासिफाइड अंडर विच काइंड ऑफ एक्टिविटी वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक कंपनी डिविडेंड पेड करेगी तो फाइनेंशियल एक्टिविटी में। अ कंपनी रिसीव्स अ डिविडेंड ऑफ 2 लाख ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट। अब कंपनी ने क्या करा है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिविडेंड रिसीव करा है अदर कंपनी से इन केस ऑफ फाइनेंस कंपनी। अब देखिए फिर से फाइनेंस कंपनी की बात आ गई है। अगर ये नॉन फाइनेंस कंपनी होती है डिविडेंड को रिसीव करती तो ये चला जाता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, लेकिन अगर एक फाइनेंस वाली कंपनी डिविडेंड को या फिर डिविडेंड को रिसीव कर रही है तो ये कहाँ चला जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, क्योंकि ये उनका ऑपरेशन है। हाउ विल यू क्लासीफाई लोन्स गिवन बाय टाटा फाइनेंस कंपनी। टाटा फाइनेंस कंपनी, अब कंपनी ही फाइनेंस का काम करिए, लोन प्रोवाइड करिए तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आ जाएगा। ग्राहकों द्वारा एक्सिस बैंक में जमा कराने को आप किस प्रकार से, एक्सिस बैंक में। हाउ विल यू क्लासीफाई डिपॉजिट बाय कस्टमर्स इन एक्सिस बैंक। अब बैंकों का काम ही क्या है, कस्टमर से जो डिपॉजिट लेना, उन्हें लोन प्रोवाइड करना, तो ये उनका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। ए म्यूचुअल फंड कंपनी रिसीव्स ए डिविडेंड। एक म्यूचुअल फंड वाली कंपनी है और वो रिसीव करिए 20 लाख का डिविडेंड। क्या ये फाइनेंस वाली कंपनी है, तो ये उनके ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आते हैं। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो ज़्यादा स्पीड में है तो थोड़ा सा उसको रोक के बीच में दोबारा से थोड़ा सा रिपीट करके भी सुन सकते हैं। डिविडेंड पेड बाय ए फाइनेंस कंपनी इज क्लासिफाइड। ये फाइनेंस कंपनी ने डिविडेंड पेड करा है अंडर विच काइंड ऑफ एक्टिविटी वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। पेड करेगी तो कहाँ आ जाएगा, फाइनेंशियल एक्टिविटी के अंदर आ जाएगा। रिसीव करते तो ऑपरेटिंग में आ जाता। डिविडेंड पेड बाय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर करती है तो ये देखिए ये गलत है, ये फाइनेंस कंपनी का जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ जाएगा डिविडेंड पेड, लेकिन एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसका आ जाएगा फाइनेंशियल एक्टिविटी के अंदर। इंटरेस्ट पेड बाय एन इन्वेस्टमेंट कंपनी, एक इन्वेस्टमेंट कंपनी अगर वो इंटरेस्ट पेड कर रही है तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आ जाएगा। ये देखिए ध्यान से पढ़ना, पेपर में भी किस तरह की कंपनी यहाँ पे दे रखी है। अगर कंपनी का ऑपरेशन ही वो है तो इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, ये वाली बात आ जाती है तो फिर ऑपरेटिंग में आ जाएंगे, लेकिन अगर एक नॉन फाइनेंस कंपनी की बात वो कर रहे हैं तो फिर वो फाइनेंसिंग में चले जाएंगे। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट कंसिडर्ड एज कैश इक्विलेंट्स। अब देखिए कैश इक्विलेंट्स में क्या नहीं आता है, क्या आता है, अगर वो याद है तो क्या नहीं आता उस पर आराम से टिक कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात है तो इन्वेस्टमेंट पे टिक कर देंगे। बाकी शॉर्ट टर्म डिपॉजिट इन बैंक, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, ये सारे हमारे कहाँ पे आ जाते हैं, कैश इक्विलेंट्स में आ जाते हैं। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट हैं ये। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज कंसिडर्ड एज कैश इक्विलेंट्स। देखिए मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ भी हमारी कैश में आती है, कैश इक्विलेंट्स में आती है। तो डेटर इन्वेस्टमेंट बिल ऑफ एक्सचेंज, ये हमारी क्या हो जाती है, डेटर्स, और बी आर हमारे करंट एसेट, और इन्वेस्टमेंट हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आ जाएगी। तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ पे हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज कैश इक्विलेंट्स। कैश इक्विलेंट्स में क्या आएंगे, अभी पढ़ा बैंक डिपॉजिट फॉर 2 मंथ्स, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल्स, ये सारे हमारे कैश इक्विलेंट्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेशन ऑफ कैश। एप्लीकेशन ऑफ कैश कौन सी है, इंक्रीज इन स्टॉक, ठीक है, जहाँ से हमें फ़ायदा हो रहा है। करंट एसेट बढ़ेगी तो फ़ायदा है, तो वो क्या है, हमारा एप्लीकेशन है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ विल इंक्रीज ड्यू टू, इंक्रीज कब होगी, जब करंट लायबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो ये नुकसान वाली बात है, नुकसान वाली बात को हम प्लस करते हैं तो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। अभी देखिए कैश फ्लो का जो इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड में आया है मार्च 2020 दिल्ली वाले पेपर में, कि स्टेट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव ही ये होता है कि जो तीनों तरह की एक्टिविटी लिखी जाती है उनसे कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो को पता करना। टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑफ कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ एन एंटरप्राइज ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड अंडर वेरियस एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज। इतना ही लिख के आना है आपको 1 नंबर के क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एक्वायर्ड मशीनरी दे रखी है हमारे पास 10 लाख रुपए की, पेइंग 10% इमीडिएटली इन कैश, 10% तो तुरंत ही कैश में पेमेंट कर दिया है, एंड एक्सेप्टिंग ए ड्राफ्ट फॉर द बैलेंस इन फेवर ऑफ द वेंडर, और बाकी के लिए क्या है, एक ड्राफ्ट है वो एक्सेप्ट किया गया है जो कि 3 महीने बाद पेबल होगा। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो ये क्या आ जाएगा, कैश का आउटफ्लो हो रहा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, पूरे 10 लाख आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 10 लाख का 10% यानी कि 1 लाख रुपीज़ तो कैश में पेमेंट कर दी, और बाकी 9 लाख के लिए एक ड्राफ्ट काटा है जो कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर शामिल किया जाता है। तो इस ट्रांजैक्शन से क्या होगा, कैश आउटफ्लो होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का 10 लाख रुपीज़ का।
देखिए सेट 2 में क्या क्वेश्चन आया, व्हाट इज मीन्ड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कंसिस्ट ऑफ प्रिंसिपल एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में वो मुख्य क्रियाएं आती हैं दैट ए कंपनी परफॉर्म्स टू अर्न इनकम। कंपनी अपनी इनकम, अपनी आय को अर्जित करने के लिए काम करती है। ठीक है, अभी जैसे हमने करा कि एक फाइनेंस कंपनी होती है, एक नॉन फाइनेंस कंपनी, तो उन सभी के लिए जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी अलग अलग थी। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कंसिस्ट ऑफ प्रिंसिपल एक्टिविटीज़ दैट अ कंपनी परफॉर्म्स टू अर्न इनकम। एक क्वेश्चन है, शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स दैट आर रेडिली कन्वर्टेबल इनटू नोन अमाउंट ऑफ कैश एंड विच आर सब्जेक्ट टू एन इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंजेस इन वैल्यू और कॉल्ड। देखिए शॉर्ट टर्म की हैं, ठीक है, छोटे टाइम की हैं, हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट है जिसको तुरंत ही कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, दैट आर रेडिली कन्वर्टेबल इनटू नोन अमाउंट ऑफ कैश एंड विच आर इनसिग्निफिकेंट रिस्क, और जिसमें जो जोखिम है ना बहुत ही थोड़ा सा है, कैश में कन्वर्ट करने का जोखिम बहुत ही थोड़ा सा, उसे क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, कैश इक्विवेलेंट्स बोलते हैं। एक क्वेश्चन आया, व्हाट इज मीन्ड बाय कैश फ्लो। कैश फ्लो होता क्या है? कैश फ्लो क्या होता है भाई? कैश फ्लो इज द नेट अमाउंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स दैट एन एंटिटी रिसीव्स एंड गिव्स ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम में एक एंटरप्राइज जितना रिसीव करता है, जितना देता है कैश, कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो, इसका जो डिफरेंस है वही क्या हो जाता है? कैश फ्लो बोला जाता है। देखिए एक क्वेश्चन आया है दिल्ली बोर्ड में, दिल्ली वाले एग्जाम्स में, एक्स लिमिटेड ने रिडीम्ड करे 1 लाख रुपीज़ के डिवेंचर एट 10% प्रीमियम पे, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में कितना आएगा? देखिए 1 लाख तो देने ही देने थे कंपनी को, साथ में 10% का प्रीमियम और पेड करना पड़ा, यानी कि 1 लाख प्लस में 10,000 कैसे आया? 1 लाख का 10% करके, तो टोटल कंपनी कितना अभी पेमेंट करिए? 1,10,000। ये क्या हो जाएगा? कैश यूज्ड इन फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में 1,10,000 की कंपनी एंट्री करेगी। अब क्वेश्चन है आउटसाइड दिल्ली के, ठीक है। सेट फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश फ्रॉम लोन्स एंड एडवांसेस इज कंसिडर्ड एज डैश एक्टिविटी वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। और अब तक तो पूरी वीडियो देख के तो समझ में आ ही गया होगा कि इंटरेस्ट रिसीव को कहाँ लिखते हैं। ये हम लिखते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट एनी 2 आइटम्स अदर देन कैश इन हैंड एंड चेक्स इन हैंड। कैश इन हैंड और चेक इन हैंड को छोड़ के that are presented under the subheading cash and cash equivalents in the balance sheet of a company। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में और क्या शामिल किया जाता है? देखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में क्या क्या है? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है कैश इन हैंड और चेक इन हैंड को छोड़ के और कोई भी 2 आइटम लिखिए, तो कैश एट बैंक लिख सकते हैं हम, करंट इन्वेस्टमेंट लिख सकते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ एंड चेक्स एंड ड्राफ्ट्स इन हैंड। ये तो ऑप्शन में दिया गया था, ठीक है, ऑप्शन में नहीं, ये क्वेश्चन के अंदर दिया गया था कि चेक इन हैंड एंड कैश इन हैंड को छोड़ के कोई 2 आइटम बताइए, तो कैश एट बैंक, करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, और जैसे कि अभी हमने एमसीक्यूज़ में भी पढ़ा था कमर्शियल पेपर्स, ट्रेजरी बिल्स, इनको भी हम लिख सकते हैं। हमें कोई भी 2 आइटम लिखनी है क्वेश्चन के आंसर में, ठीक है। क्या क्या लिख सकते हैं? कैश इन हैंड, चेक इन हैंड ऑप्शन में इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है, कैश एट बैंक, करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, इसके अलावा हम ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर का नाम भी लिख सकते हैं और वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ ही होती हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट से ही आया है कि वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट विल कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। बैंक से कैश निकाला, इससे क्या होगा? इनफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा या नो फ्लो ऑफ कैश। और अगर कुछ भी नहीं है, जो भी आप टिक करोगे तो उसके आप स्पॉट में आप रीज़न भी दीजिए कि क्यों नहीं होगा। देखिए कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, हमने बैंक से कैश निकाल लिया, यहाँ पे क्या होगा? नो फ्लो ऑफ कैश। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इससे हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर कैश और बैंक दोनों को ही शामिल किया जाता है। एक चीज़ प्लस होगी तो दूसरी चीज़ माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पे नो फ्लो ऑफ कैश आ जाएगा। देखिए एक पार्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है मार्च 2020 में ही आउटसाइड दिल्ली के क्वेश्चन पेपर में कि व्हाट इज मीन्ड बाय कैश इक्विवेलेंट्स। नकद समतुल्य क्या होते हैं? देखिए कैश इक्विवेलेंट्स आर हाईली लिक्विड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अभी आपने देखा होगा कि दिल्ली वाले पेपर में ये वाला क्वेश्चन में दिया गया था और पूछ रखा था कि भाई ये क्या होता है, कि ये कैश इक्विवेलेंट्स होता है। कैश इक्विवेलेंट्स आर हाईली लिक्विड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट दैट आर रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश विद इन 3 months हैविंग इनसिग्निफिकेंट रिस्क। जो 3 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए और जिसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही कम जोखिम हो, तो ये क्या हो जाता है? कैश इक्विवेलेंट्स। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है,
एक में दिल्ली वाले पेपर में ये वाली पूरी डेफिनेशन लिख के पूछा गया था कि ये होते क्या हैं, और जो आउटसाइड दिल्ली का क्वेश्चन पेपर है उसमें ये पूछ लिया कि व्हाट इज़ कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं। तो कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है और हमें हर क्वेश्चन के लिए तैयार रहना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वेस्टिंग कैश फ्लो। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो हमारे कैश फ्लो की 3 एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो है वो इन्वेस्टिंग में क्या नहीं आता है। ये परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हमारी कैश इक्विवेलेंट्स की है, तो फर्स्ट ऑप्शन पे ही टिक कर देंगे, क्योंकि सेल ऑफ लैंड हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, इससे हमारा सोर्सेज है ये कैश का। सेल ऑफ 2500 शेयर्स है, फाइनेंशियल में आ जाते, लेकिन इन्होंने ब्रैकेट में लिखा हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, तो ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में चले गए। एंड परचेज ऑफ इक्विपमेंट ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कैश आउटफ्लो हो जाएगा इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ पे हम टिक कर देंगे। देखिए एक और क्वेश्चन आया है हमारा, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बैलेंस शीट दे रखी है, लाइबिलिटीज़ 12% डिवेंचर दे रखे हैं। 31 मार्च 2019 के डिवेंचर है 2 लाख और 20 के 1,60,000। साथ में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या कह रखा है, देखो यहाँ से देखने से तो साफ पता लग रहा है कि 40,000 के डिवेंचर वो जो कंपनी ने रिडीम्ड कर दिए हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज पेड ऑन हाफ ईयरली बेसिस ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च। 30 सितंबर और 31 मार्च को कंपनी क्या करी है, इंटरेस्ट भी पेड कर रही है। डिवेंचर रिडीम्ड हुए 30 सितंबर को, ठीक है। तो हाउ मच अमाउंट रिलेटेड टू द अबव इन्फॉर्मेशन विल बी शोन इन द फाइनेंशियल एक्टिविटी फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर ऑन 31 मार्च। 31 मार्च को कंपनी कितना दिखाएगी अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटी के अंदर। देखो फाइनेंशियल एक्टिविटी के अंदर एक तो ये 40,000 चले जाएंगे जो कंपनी ने रिडीम्ड कर दिए, 2 लाख में से ये 1,60,000 रुपये गए, तो 40,000 रुपये के तो सीधे सीधे डिवेंचर रिडीम्ड कर दिए। प्लस में कंपनी इंटरेस्ट भी पेड कर रही है, ठीक है। इंटरेस्ट पेड कैसे करेगी, 2 लाख के ऊपर तो 30 सितंबर को रिडीम्ड करें, ठीक है। तो 30 सितंबर तक का इंटरेस्ट 2 लाख के ऊपर, 2 लाख का 12% और 6 महीने का, ठीक है। 12 से 12 कैंसिल, 0 0, ये कितने हो गए हमारे पास 12,000। 40,000 प्लस में 12,000 कितना हो गया टोटल 52,000 का। और साथ में प्लस में हमें तो दिखाना है पूरे 31 मार्च को ना, तो अब कंपनी के बाद डिवेंचर बच गए 1,60,000 की। 1,60,000 के ऊपर कंपनी पेमेंट करेगी डिवेंचर 12% का 6 महीने का, ये आ जाएगा हमारा 61,600 रुपये। 61,600 का ये चला जाएगा आउटफ्लो, तो बी ऑप्शन पे हम टिक कर देंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलेंस शीट दी गई है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दी गई है 13-14 की, 40,000 से 45,000 की हमारी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो रही है। साथ में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है कि इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 10,000 वर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 40,000। हाउ मच अमाउंट 10,000 की इन्वेस्टमेंट को 40,000 के प्रॉफिट पे बेच दिया है। हाउ मच अमाउंट रिलेटेड टू द वो इन्फॉर्मेशन फॉर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी शोन इन द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब देखिए परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालना है तो हमें एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी तैयार करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में टू बैलेंस बीडी, क्योंकि एसेट है, एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, तो टू बैलेंस बीडी लिखा 40,000, बाय बैलेंस सीडी लिखा 45,000। इसके बाद जितने में बेची है 10,000 की चीज़ 40% यानी कि 10,000 का 40% जब हम करेंगे तो कितना जगह 4,000, तो 10 की चीज़ 14 में बेचती है, बाय बैंक अकाउंट 14,000, टू प्रॉफिट एंड लॉस, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे 4,000। और जब इस वाले बैलेंस क्रेडिट बैलेंस में से डेबिट बैलेंस लेस करा तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आ गया 15,000 का, जो कि क्या है परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो कि पूछा गया था 15,000 पे हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है परचेज ऑफ ट्रेजरी बिल। इन्वेस्टमेंट इन्होंने मेंशन कर दिया। देखिए अभी हमने कितने पढ़े हैं क्वेश्चन, ट्रेजरी बिल क्या होते हैं हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर आते हैं, लेकिन ब्रैकेट में लिख दिए इन्वेस्टमेंट फॉर पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट खरीदे हैं कंपनी ने, तो ये कौन सी एक्टिविटी में आ जाएंगे, ये आ जाएंगे हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, इफ़ द नेट प्रॉफिट में ड्यूरिंग द ईयर 50,000 एंड द इनकी बिल्स रिसीवेबल्स हैव डिक्रीज्ड बाय 10,000 ड्यूरिंग द ईयर, देन द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ विल बी इक्वल टू। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करते टाइम जो नेट प्रॉफिट होता है 50,000, उसके अंदर अभी हमने क्या सीखा है कि जिन चीज़ों से नुकसान हो रहा है वो प्लस करनी है और जिनसे फ़ायदा हो रहा है वो माइनस करनी है। BR यानी कि एसेट डिक्रीज हो रही है, नुकसान हो रहा है कंपनी का, तो इस 10,000 को हम इसके अंदर प्लस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 60,000 और इस पर हम टिक कर देंगे। तो आज के लिए बहुत है इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।